ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में मचे हंगामे के बीच आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने कानून के खिलाफ दाखिल 72 याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की है। पहले दिन करीब 2 घंटे की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया है। कल दोपहर 2 बजे इस मामले में फिर सुनवाई होगी, लेकिन वक्फ कानून पर सुनवाई के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। यानी उस हिंसा पर जिसको लेकर हो रही आलोचना के बीच आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, केंद्र और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को घेरा। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में इमामों के साथ संवाद के दौरान ममता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी पलटवार किया और वक्फ बिल पर साथ देने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ममता ने मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर खुद चुप्पी साध ली। उनके पास कोई जवाब नहीं था कि आखिर सैकड़ों लोगों को हिंसा की वजह से अपना घर बार छोड़कर क्यों दूसरी जगहों पर शरण लेनी पड़ रही है, क्यों उन्हें दूसरे जिले में दूसरे राज्य में पनाह लेनी पड़ रही है, क्यों वो डर कर अपने घर नहीं लौट पा रहे। बीएसएफ पर तो उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन बंगाल पुलिस पर ममता दीदी ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं बताया कि बंगाल पुलिस ने दंगों को क्यों नहीं रोका। ये नहीं बताया कि बंगाल पुलिस दंगाइयों के आगे बेबस क्यों दिखी। ये नहीं बताया कि दंगाई लगातार पुलिस वालों पर पत्थरबाजी करते रहे और पुलिस वाले वहां पर मूक दर्शक बने क्यों रहे। ये नहीं बताया कि पुलिस वालों की गाड़ियों को जब फूंका जा रहा था तो फिर राज्य सरकार उसका सिस्टम किस तरह से काम कर रहा था। आज महादंगल में पूछेंगे, बंगाल पर दंगों का दाग किसने लगाई है आग, हिंसा के लिए कौन है जिम्मेदार, कितने गुनहगार। क्या वक्फ कानून के बहाने बंगाल को बांग्लादेश बनाया जा रहा है, क्या बंगाल को बदनाम करने के लिए दंगा भड़काया गया। कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले आज किस तरह से एक दूसरे पर निशाने साधे गए हैं सुनिए। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। क्यों बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया। कोई भेद आपको देना पड़ेगा। हिंदुस्तान को जोड़ो, हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। जो दृश्य आप मुर्शिदाबाद में देख रहे हैं और जो दृश्य बांग्लादेश में दिखते थे, क्या इसमें कोई बहुत भारी अंतर दिख रहा है? हौसले दोनों ही जगह उग्रवादियों के, अतिवादियों के और हिंदू विरोधियों के उतने ही बुलंद हैं, सरहद के इस पार या उस पार। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कितने एनकाउंटर में मैं मरा। एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। मैं जोगी जी को रिक्वेस्ट करूंगा वो बंगाल में तुरंत आए और लगातार उन्होंने हिंदू का रक्षा करने के लिए यहाँ थोड़ा काम करे। ममता बनर्जी भड़का रहा है, दिल्ली जाओ, दिल्ली बंद करो। अरे दिल्ली तो यूपी होकर जाना पड़ेगा, जाओ ना दिल्ली। दिल्ली में, यूपी में, बिहार में ममता नहीं है, जाओ। नीतीश कुमार जी है, योगी आदित्यनाथ जी है। कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने। और फिर कहते हैं डंडा, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहाँ 0 को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है, तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे। तो ममता और
इमाम केंद्र पर इल्जाम, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय सरकार जी आप नेता हैं टीएमसी के मौजूद हैं। राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ चुके हैं। राजीव रंजन जी आप प्रवक्ता हैं जेडीयू के हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद हारिस जी प्रोफेसर हैं इस्लामिक स्टडीज जामिया मिलिया इस्लामिया के हमारे साथ हैं। और शादाब शम्स आप अध्यक्ष उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के, आप भी जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम शुक्ला जी आपसे ही शुरुआत करते हुए, ममता बनर्जी ने जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। वो कह रही हैं कि बांग्लादेश से अगर बंगाल में लोग आकर हिंसा भड़का रहे हैं तो फिर बीएसएफ और केंद्र सरकार क्या कर रही है। उन्होंने बीजेपी को भी घेरा, यह आरोप लगाते हुए कि हिंसा भड़काने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है ताकि चुनावी जीत हासिल की जा सके। क्या है इस पर जवाब आपका प्रेम शुक्ला जी? चित्रा जी, सुश्री ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से इमामों का सम्मेलन किया वह इस बात का प्रमाण है कि आप जिन जिहादी शक्तियों ने हमला किया उनके नेतृत्व से तो आप मिल रही हैं। मुर्शिदाबाद में दंगे किसने किए? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के घर किसने फूके? मुर्शिदाबाद में मंदिर किसने तोड़े? मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के जलाशयों में जहर मिलाने का कुकर्म किसने किया? अरे भाई, आप मुर्शिदाबाद के पीड़ितों से मिलना चाहिए। अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो जिन मुर्शिदाबाद के पीड़ितों को पलायन करना पड़ा है उनसे मिलना चाहिए था। मुर्शिदाबाद में जिन चंदन दास और हरगोविंद दास जैसे दलितों की निर्मम हत्या की है जिहादी श्रृगालों ने, उस हरगोविंद दास और चंदन दास के परिजनों से मिलना चाहिए था। लेकिन पीड़ितों से नहीं मिल रही हैं। दंगाइयों का जो नेतृत्व करने वाला वर्ग है उससे मिल रही है। यही सिद्ध करता है कि ममता में कितनी निर्ममता कूट कूट कर भरी है। अब दूसरा प्रश्न है आपका कि बीएसएफ, अरे भाई बहुत सारे एनक्लेव सीमा के क्षेत्र के उनको हैंडओवर ही आज दिन तक सुश्री ममता बनर्जी ने बीएसएफ को नहीं किया है। 24 परगना जहां कहीं भी पूरे देश में बांग्लादेशी पकड़ा जाता है तो दस्तावेज 24 परगना नाम के जिले से मिलता है। उन बांग्लादेशियों को दस्तावेज देने का काम कौन करता है? ममता बनर्जी के सरकार के कर्मचारी करते हैं। प्रेम शुक्ला जी आपको ऐसा तो क्यों लग रहा है? आप ही बांग्लादेशियों को पाल रही हैं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि जिन मुसलमानों से या मुस्लिम संगठनों से उनकी मुलाकात हुई है, बात होती है, आपको वो दंगाई क्यों नजर आ रहे हैं? आपको उनमें दंगाई क्यों दिखाई दे रहे हैं? भाई दंगे किए किसने? नहीं, दंगे किए किसने मुझे बताइए ना। मुर्शिदाबाद में किसने दंगे किए? भाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ, वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ प्रदर्शन किसने आयोजित किए थे? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमामों के संगठन ने किए थे ना। उनके प्रदर्शन के बाद ही हिंसा भड़की ना। हिंसा में जो है जिन लोगों ने हत्याएं की वो उसी कौम विशेष के लोग हैं कि नहीं है? उन कौम विशेष के लोगों से ममता मिलती है, ठीक है, लेकिन जिस धर्मावलंबियों क्या निर्मम हत्याएं की गई है, ठीक है, उन पीड़ितों के जख्मों पर ममता का फुंकार मारने की उनके पास फुर्सत नहीं है। मैं जवाब ले यही सिद्ध करता है कि ममता में निर्ममता कूट कूट कर भरी हुई है। जी संजय सरकार जी आप जवाब दीजिए। उनका आरोप तो सही है ना, बड़ी तादाद में जो हिंदू परिवार बंगाल छोड़कर दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं या मुर्शिदाबाद छोड़कर मालदा या दूसरे हिस्सों में जा रहे हैं बंगाल के ही, उनसे मुलाकात करने की बजाय मुस्लिम संगठनों से मिलना सही है। लेकिन यह कह देना कि हम तो कानून लागू नहीं होने देंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे, बीजेपी गुंडागर्दी करती है, राज्य सरकार खुद के भीतर भी झांक कर देखेगी या नहीं देखेगी? लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है और वहां पर पूरी तरह से ममता बनर्जी फेल रही हैं। संजय सरकार जी प्लीज जवाब देने के लिए आप मौका दीजिएगा। चित्रा जी उम्मीद करेंगे आप जवाब देने दीजिएगा। पहले हम जिहादी और बांग्लादेशी के बारे में आते हैं। बंगाल का अखबार में दिए हैं, क्या दिए हैं? बंगाल का अखबार में दिए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को पंचायत को सदस्य है उनको घर से बांग्लादेशियों से मिला है, उसको लेके आके 50,000 रुपया से आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड बना के देता। मैं तब सबूत दिखा रहा, कैमरा इनको दिखाने के लिए बोलेंगे। ये अखबार में दिया है। ये जिहादी बोल रहा है, हम जिहादी आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा, दूसरे नंबर बात में जो 3 आदमी पकड़ा गया था उसमें कौन कौन शामिल है मैं आपको बताता हूं। आपको एक एक करके हम दिखा रहे हैं। ये भी पेपर में दिया है, जो भी देखा हम जो सबूत है, हम सबूत को साथ में मैं आपको साथ में बात करेंगे, बिना सबूत में आपको साथ में बात नहीं करेंगे। मिलन घोष भारतीय जनता पार्टी को नेता, चुन्नू सिंह आरएसएस के नेता, राकेश घोष वो माफी मांग रहे हैं,
वो वीडियो भी देखकर हम जो भी किए गलती किए हैं, हमको गलती के लिए सजा भुगतने पड़ेंगे, हम तैयार हैं। अच्छा ये देखिए, मैं और एक तस्वीर दिखाता हूं। ये बोल रहे हथियार लेके कौन घूम रहा है, देखिए भगवा पहन के, उनके बंदूक लेके भारतीय जनता पार्टी को जो कार्यकर्ता ये बंदूक लेके घूमते हैं, ठीक है। अच्छा पलायन हुआ है भारत से, अभी तक 26 लाख आदमी मोदी जी को सत्ता में आने के बाद में पलायन हुआ है। मोदी जी को आने के बाद ये पलायन तो जोर जबरदस्ती मोदी जी ने पलायन कर दिए हैं। मैं आपको चीज और एक वीडियो आपको दिखाने चाहते हैं। चित्रा जी आप मेरे को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक तस्वीर है, जब देखिए ये एक जो वहां पर दंगा फसाद हो रहा था, टोपी पहन के, लुंगी पहन के, दाढ़ी लेके वहां पर पहुंच गया है बेचारा। जब इसको वहां जनता पकड़ा गया तो इसको बिहार का पटना में दीघा बोल के एक जगह है, वहां से इसको आए थे। इसका नाम है आशीष कुमार। अंधे तो हम नहीं है, बहरे भी हम नहीं है, अंधे बहरे कुछ नहीं है, हम तो आपको सबूत दे रहे हैं। अच्छा हिंगलगंज के भारतीय जनता पार्टी को जो वहां का मंडल सभापति है मिस्टर दास, उसने क्या किया था, उसको घर से तमाम आदमी को पकड़ा गया था 2021 को 23 जून के दिन में। किसने? उसने भी बांग्लादेशी लेके रखता है, वहां पर लेकर 50 से 1 लाख रुपया लेकर। अगर बीजेपी का कोई नेता जो आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी का नहीं, आप मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई नेता बांग्लादेशियों को अपने घर में अरे पकड़ के ले जाकर जाइए, जेल में बंद कीजिए उसको। बीजेपी के नेताओं से आपको क्यों प्यार है इतना? ले जाइए उसको, जेल में डालिए। सवाल ये पूछे जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर आपका सब्जेक्ट है, अगर वहां पर साजिश, ठीक है आपकी विरोधी दल वहां पर साजिश कर रहे हैं, जो आप आरोप लगा रहे हैं, करिए उनके नेताओं पर कार्रवाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन अगर मासूम निर्दोष लोग अपना घर छोड़कर, घर बार छोड़कर छोटे छोटे बच्चों के साथ वो पलायन करेंगे, फिर शर्म नहीं आएगी क्या सरकार को? आप बीजेपी के ऊपर कैसे सारा दोष मर सकते हैं संजय सरकार? देखिए ये बीजेपी के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, और राज्य सरकार गुंडागर्दी करने दे रही है। सर कितना मासूम जवाब क्या है? देखिए मौत तो सुनिए आप बोल, चित्रा जी आप प्रेम शुक्ला जी को बारे में खामोश थे, लेकिन अरे सब 3 सवाल उनसे भी पूछा था प्रेम शुक्ला जी से। सही बात आप टूकिए, बोलिए 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 संजय सरकार जी, आपके तो नाम में ही सरकार है, कौन रोकेगा आपको? बोलिए। आज ये तीन महीना से ये साजिश हो रहे हैं। क्या साजिश हो रहे हैं? बंगाल में दंगा का मतलब कम्युनल राइट कराएंगे, मौत, आदमी मरेंगे, मौत हो जाएंगे, मौत को चिताओं से रोटी सेक के भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आएंगे, लेकिन अगले 50 साल में भी बंगाल को उसको दिखाई नहीं देंगे। मैं आपको दावा को साथ कह रहा हूं, आप जो भी कर लीजिए। मैं एक चीज आपको बता, नंबर 2, किसको दंगा को भड़काओ में किसको पकड़ा गया? हम तो पकड़ रहे हैं, सबको पकड़ रहा है, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट। अच्छा सूती से जो बॉर्डर पकड़ के जो आदमी लोग अंदर आया था, तो बॉर्डर कौन देखता? बीएसएफ देखता। बीएसएफ को नाकाम है। बीएसएफ क्यों बॉर्डर से संभाल नहीं पाता? शमशेरगंज और धुलियान के आदमी लोग हम लोग को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं मालूम है? हम जिस आदमी मेरे घर में अटैक किया, जो 16 से लेकर 20-25 साल के जो उम्र का लड़का लोग को अटैक किया, उसको कभी दिखाई नहीं गया। बॉर्डर से ओपन एंट्री करके यहाँ पर दंगा फसाद करा के बांग्लादेश में एंट्री करा रहा है। बॉर्डर तो मैं नहीं देखता हूं। बॉर्डर देखना, लॉ एंड ऑर्डर तो लाइन ऑफ कंट्रोल बॉर्डर के अंदर, बीएसएफ के अंदर 50 किलोमीटर, और बॉर्डर को मॉनिटरिंग करता है होम मिनिस्टर, एनआईए है, उसके बाद में आईबी करता है, और रिचर्ड एनालिसिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के अंडर में रहता है, वो सुपर मॉनिटरिंग करता है। पहले तो आप ये तथ्य सुधारिए कि बीजेपी के लोगों ने हमला भड़काया हिंसा की, या बांग्लादेश से आए बांग्लादेशियों ने हिंसा भड़काई? आप दोनों ही तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन आपके आरोपों पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब ले लेती हूं, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव रंजन जी भी हमारे साथ, उनके पास जाऊंगी। ठीक है, बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ही जिम्मेदार है, और वो दूसरे राज्यों से दंगाइयों को ले आकर राज्य सरकार के खिलाफ वहां पर नकारात्मक माहौल तैयार कर रही है। देखिए, मैंने जो बुनियादी सवाल पूछा कि सुश्री ममता बनर्जी दंगाइयों का नेतृत्व करने वाले संगठनों से मिली, पीड़ितों से क्यों नहीं मिली, इसका कोई जवाब नहीं आया। अब कृपा करके मुझे बताइए ना, मुर्शिदाबाद में जिन लोगों ने दंगा किया उसमें भाजपा का कौन कार्यकर्ता है? भाजपा के किस नेता के आह्वान पर दंगा किया? चंदन दास की हत्या करने वाले हत्यारे क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? हरगोविंद दास की हत्या करने वाले क्या भाजपा के कार्यकर्ता हैं? देखिए, उसमें कोई चुन्नू सिंह नहीं है। आप गिरफ्तार, बीच में मत बोलिए, बदतमीजी मत कीजिए। मैं आपको सुन रहा था ना, नहीं बोल रहा। इसको जो है बंगाल मत बनाइए, इस स्टूडियो को। बदतमीजी ये स्टूडियो बंगाल नहीं है। बदतमीजी तो आपको बांग्लादेशियों का कब्जा पार्टी से एडॉप्ट करके वो पार्टी गद्दारों को वोट से पार्टी गद्दारों को वोट से उत्पत्ति हुआ है। सुन्नत करा के रोहिंगा गद्दार आप हैं, गद्दार ममता है, रोहिंगा गद्दार किसके समय है?
बेईमान, गद्दार, भ्रष्ट रोहिंगा का कब आपकी आया? पार्टी है। नहीं, रोहिंगा कब रोहिंग्या एंट्री कौन लेकर आया? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? रोहिंगा कब एंट्री लिया है? क्या रोहिंगा कब एंट्री लिया है? क्या तरीका है? रोहिंगा कब एंट्री लिया? रोहिंगा कहाँ से आया? कि नहीं? अच्छा, ये बदतमीज चिल्ला रहा है यहाँ पर। अपनी बारी में इसको बांग्लादेश बना रहा है, इसको बांग्लादेश बना रहा है। ठीक है, एक एक करके ये बोलेंगे, बांग्लादेश वरना समझ आवाज रहा है समझ में नहीं आएगी। ठीक है, बाकी लोग आपकी इंतजार रोहिंगा कर रहे कब हैं। एंट्री लिया है? आप लोग खत्म कीजिए। बांग्लादेश से मैं कौन सा बाकी लोगों बॉर्डर के के पास साथ आऊंगी, में प्लीज। रोहिंगा ठीक आया है, है? ये जनाब अपनी अपनी बारी में, अपनी अपनी बारी में, कौन सा बॉर्डर अपनी अपनी बारी में। ठीक है, म्यांमार का कौन सा बॉर्डर बोल नहीं पाएंगे? चालू भगुआ और गोबर गोमूत्र पहन के आने से तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय सरकार जी, अब तो वो जो आतंकवादी कसाब था उसके हाथ में भी कलावा था, उसके हाथ में भी कलावा था ना संजय सरकार जी। तो कोई अगर भगवा पहनकर आ रहा है या उसके हाथ में कलावा है, उसके आधार पर आप तय कर लेंगे कि ये हिंदू है या मुसलमान है। आतंकवादी कसाब भी तो पहनकर आया था ना भगवा, फिर कौन निकला? वो आतंकवादी निकला ना संजय सरकार जी। नहीं, आप मेरा सवाल नहीं सुन रहे हैं। आप कह रहे भगवा पहनकर आया था तो बीजेपी लेकर आई है। अरे भगवा को पेटेंट करा लिया है क्या बीजेपी ने अपने नाम पर? आतंकवादी कसाब भी आया था अपने हाथों में कलावा बांधकर, बहुत चौड़ा सा। रोहिंगा कब क्या आया हो गया फिर वो आतंकवादी? रोहिंगा कब आया है? रोहिंगा कब आया? हम इनको पूछो रोहिंगा। ठीक है, रोहिंग्या पर नहीं जाते हैं। जो हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंसा कब रुकेगी उस पर रहते हैं। बंगाल का कौन सा बॉर्डर म्यांमार को साथ में है? बाकी लोग बंगाल का कौन सा बॉर्डर है? बाकी लोग कितना किलोमीटर एरिया अभी पर हम रहते हैं हिंदुस्तान को अपने साथ में मुद्दे म्यांमार पर, का अभी हम बॉर्डर रहते हैं है? अपने मुद्दे पर, अभी हम म्यांमार का बॉर्डर जवाब नहीं दे पाएंगे। संजय सरकार जी, आपने जो सवाल खड़े किए हैं, संजय सरकार जी, ऐसे तो नहीं हो पाएगा संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी अरुणाचल को साथ में, मणिपुर को संजय सरकार जी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। उनको ऑडियो डाउन कीजिए। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से बोलेंगे, फिर राजकुमार भाटी जी, राजीव रंजन जी आ रही है। प्रेम शुक्ला जी, चित्रा जी, ये क्या चल रहा है? बोलिए बोलिए। नहीं बोलेंगे चित्रा जी, लगातार चिचियाहट क्यों हो रही है? नहीं, वो इसलिए चिचिया रहे हैं कि मैंने उनके दुखती हुई रग पर हाथ रख दिया। मुर्शिदाबाद में दंगे, जिन लोगों ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया, उन्हीं हिंसक श्रृगालों ने दंगा किया। हिंदुओं को वहां से पलायन करने के बाद जलाशयों में जहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलाया नहीं, जिहादियों ने मिलाया, जिनको हिंदुओं को चुन चुन कर मारना है। हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में मारा गया, जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को का ध्वंस किया गया, उसी तरह से मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को भागने के लिए मजबूर कर देना है। और ममता बनर्जी की सरकार में हिंदू विहीन गांवों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। वहां हिंदू रहने नहीं पाए, ये लंबे समय से काम चल रहा है। अब उसका हिंसक स्वरूप सामने लाया गया है। ठीक है, आप ध्यान कीजिए, कुछ साल पहले बशीरहाट में इसी तरह से दंगा हुआ, मालदा में इसी तरह से दंगा हुआ। हर साल 2 साल पर एक बहाना खोजना और हिंदुओं का कत्लेआम करना, ये जो है ममता बनर्जी के शासन काल में। लेकिन बांग्लादेशी अगर बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनको रोक पाने में नियम बन गया। ठीक है, उनको रोक पाने में कामयाबी क्यों नहीं मिल रही है? प्रेम शुक्ला जी, आप इसका जवाब दीजिएगा। जल्दी से मैं जेडीयू का रुख करूंगी। राजीव रंजन जी, मेरा सीधा सा सवाल है, मैं लौट रही हूं। बहुत अच्छा, मैं दे देता हूं जवाब। आप जल्दी से बोलिए, फिर राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। बोलिए, जल्दी से बोलिए। दे देता हूं। चित्रा जी, मेरे को जवाब देने के दीजिए। देखिए, वहां पर तमाम ऐसे गांव हैं जहां बीएसएफ को जमीन अधिग्रहित करने ही ममता बनर्जी ने नहीं दिया। 400 किलोमीटर की सीमा ऐसी है जहां जलाशय होने के नाते या अन्य स्थितियों के नाते बॉर्डर फेंसिंग नहीं की जा सकती, और वहां पर दस्तावेज देने का काम ममता बनर्जी अपने वोट बैंक के चक्कर में करवाती है। वहां पर जिहादियों को, घुसपैठियों को घुसाने का काम ममता बनर्जी कर रही है, और लगातार बीएसएफ के खिलाफ अभियान ममता बनर्जी की सरकार चलाती रही है। केंद्रीय आरक्षी बल बंगाल की धरती पर कुछ साल पहले भेजे गए थे, तो ममता बनर्जी ने उस पर आपत्ति की थी। बीएसएफ को जो है सीमावर्ती गांव देने में अभी भी लगातार देरी की जा रही है, ताकि बांग्लादेशियों को घुसाकर वहां की डेमोग्राफी वो रास्ता कैसे निकलेगा अगर राज्य और केंद्र सरकार के बीच इस तरह की तलखी बनी रहेगी और एक राज्य जलता रहेगा, बांग्लादेशियों की घुसपैठ जारी रहेगी और शांति वहां पर कम आएगी? ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकार साहब, आप जवाब दीजिएगा। राजीव रंजन जी, ठीक है, राजीव रंजन जी, सीधे आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी आज आप लोगों पर भी खूब बरसी। उन्होंने कहा कि अगर वक्फ कानून बीजेपी पास कराने में कामयाब हुई है तो उसके लिए जेडीयू जिम्मेदार है, टीडीपी जिम्मेदार है। अगर आप लोग साथ नहीं देते तो मुसलमानों के साथ आज ये भेदभाव नहीं करती बीजेपी। यह आरोप लगाए हैं आप पर। देखिए, अगर किसी फैसले से आप सहमत नहीं है
तो फिर हिंसा का रास्ता अगर इसकी वकालत करती हैं ममता जी, तो इससे शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ भी नहीं हो सकता है। वक्फ बिल, वक्फ कानून जिसको अब हम कहेंगे, अब ये कानून को लेकर के सारी बारीकियां सामने हैं। जिन्हें इस कानून से एतराज है उनके समक्ष न्यायिक विकल्प था। देश में अनेक संगठनों के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा याचिकाएं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर की गई, सुनवाई जारी है, कई ऑब्जर्वेशंस भी कोर्ट के आ रहे हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप बिहार को भी देखिए, प्रतिरोध हमारे यहाँ भी हुआ, हमारे यहाँ भी प्रदर्शन हुए, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी और फिर वो चले गए। दरअसल पुलिस और टीएमसी के जो कार्यकर्ताओं के साथ साथ राजनेताओं का जो एक आपराधिक गठजोड़ है, उसकी वजह से पश्चिम बंगाल के हालात बहुत ही चिंताजनक है। और अभी मैं देख रहा था पश्चिम बंगाल, कभी हैरानी है जो बंग भूमि हम काजी नजरुल इस्लाम और कविवर रविन्द्रनाथ टैगोर की पंक्तियों से गुंजायमान था। पहली बार 1946 में सोहरावर्दी ने जिस तरह से रक्तपात वहाँ कराया और कैलकाटा के किलिंग्स के नाम से उसको याद किया जाता है, बूचर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, उस रास्ते पर अगर बंगाल जा रहा है तो निस्संदेह ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और नीतीश कुमार जी पर वो क्या बात करेंगी? ठीक है, 20 वर्षों का शासनकाल, कभी दंगे नहीं हुए, कभी रॉयट नहीं हुआ। इससे सीखने के बजाय वो हमलावर केवल इसलिए है कि हम एनडीए के साथ हैं। बिल में कई ऐसे महत्वपूर्ण सुझाव थे जो शामिल किए गए। और मैं, अब चूंकि ये सब जुडिस है, मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि अब ये कानून कब्जाबाजों के खिलाफ है, ठीक है, आम लोगों की बेहतरी के लिए है, आम लोगों को इसका फायदा होगा। और लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, कई आवाजें मुस्लिम संगठनों से पक्ष में भी अब निकल रही हैं। इसलिए ममता जी को इस साम्राज्य को बरकरार रखना आने वाले चुनाव में उनके लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो। ठीक है राजकुमार भाटी जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए आप दिखाइए उनको। राजकुमार भाटी जी, देखिए बार बार सरकार की ओर से भरोसा दिया जा रहा है कि ये जो वक्फ कानून है वो जिन लोगों ने जमीन को गलत तरीके से कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ है, लेकिन एक तरफ मुस्लिमों को भड़काना, ये कहना कि इसको तो भैया हम लागू नहीं होने देंगे, कुछ भी हो जाए। और जैसा कि राजीव रंजन जी ने उदाहरण भी दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आने के बाद बंगाल में लगातार आप देख रहे हैं ममता बनर्जी के शासन में जिस तरह से हिंसा हो रही है, आगजनी दंगे भड़क रहे हैं। बिहार में ऐसा नहीं हुआ है, वो एक रोल मॉडल स्टेट है। राजकुमार भाटी जी, फिर बीजेपी निशाने पर क्यों, एनडीए निशाने पर क्यों है? नहीं, जिस तरह पश्चिम बंगाल से जिस तरह की हिंसा की खबरें आ रही हैं वो निहायत तौर पर चिंताजनक है और सबके लिए चिंताजनक है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए और सख्ती करनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह का सांप्रदायिक तनाव या सामाजिक तनाव होता है तो विपक्ष की जिम्मेदारी भी कम नहीं होती है। ऐसा नहीं संभव है कि एक मतलब सरकार तो कोशिश करे शांति की और विपक्ष आग लगाता रहे, विपक्ष भड़काता रहे, तो शांति कायम होने में देर लगती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जिस तरह के बयान तुरंत इन प्रदर्शनों के बाद और हिंसा के बाद जिस तरह के भड़काऊ बयान आए हैं भारतीय जनता पार्टी के हर नेता के मुंह से, जिस तरह हिंदू मुसलमान सीधे निकल रहा है और इसे हिंदुओं पर हमला बताया जा रहा है, हिंदुओं के ऊपर हमला है, बांग्लादेश जैसे वो हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, वो एक वर्ग को उकसाने वाला है। इससे शांति कायम होने में देर लगेगी। और क्योंकि पश्चिम बंगाल में जल्दी ही छोड़कर जाना, राजकुमार भाटी जी, मुझे या आपको अगर अपना घर बार छोड़कर जाना रहे तो वो उकसावे की राजनीति है या राज्य सरकार सुरक्षा नहीं दे पाई इसकी स्थिति है? महिलाएं रो रही हैं रेलवे स्टेशन पर बैठकर। राजकुमार भाटी साहब, नहीं, छोड़ के जा रहे हैं, हिंसा हो रही है, दंगे हुए हैं, पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, ये अलग अलग विषय है। इस विषय के साथ बीजेपी के नेता जो गैर जिम्मेदारी की भाषा बोल रहे हैं, लेकर छोटे कार्यकर्ता से प्रेम शुक्ला से लेकर नरेंद्र मोदी तक, देश के प्रधानमंत्री तक जिस तरह की भड़काऊ भाषा बोल रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दें, उसे मीडिया को या हमें नजरअंदाज कर देना चाहिए। ये भी तो बोलना पड़ेगा। कौन सी भाषा? क्या हर आदमी जो हिंदू 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 कर रहा है, क्या भारतीय जनता हर आदमी बीजेपी का हर कार्यकर्ता? अभी प्रेम शुक्ला ने क्या कहा, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं जिस तरह बांग्लादेश में हुए, उस तरह हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है, वो हिंदू ही हैं।
प्रधानमंत्री राजकुमार नरेंद्र मोदी भाटी क्या जी, कह रहे हैं? जो लोग मारे गए हैं वो हिंदू ही हैं, बाप और बेटे हिंदू हैं। जिनको पलायन करना पड़ा है मुर्शिदाबाद से वो सारे हिंदू ही हैं। तो हिंदुओं की तो बात होगी राजकुमार भाटी जी। अगर हमारी मीडिया भी सांप्रदायिक हो गई है और मीडिया भी एक वर्ग की ही बात करना चाहते हैं तो इस वर्ष काम न करेंगे। मैं पीड़ित वर्ग की बात कर रही हूं। अगर मीडिया का रुख भी ये हो गया की बात नहीं कर रही हूं राजकुमार भाटी जी, आप गलत इसको नरेशन मत दीजिए। मैं जो पीड़ित वर्ग है उसकी बात कर रही हूं। जो लोग मारे गए बाप और बेटा वो हिंदू हैं। जो लोग घर छोड़कर जा रहे हैं वो हिंदू हैं। बहुत बड़ी तादाद हिंदुओं की है। वहां पर जो बयान आए हैं लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है अपने दर्शकों को, वो हिंदू हैं। भीड़ आती है, उनको मारती है, उनके घर जलाती है, सामान लूटपाट करती है और फिर उनको अपना घर को छोड़कर जाना पड़ता है। अगर हिंदुओं के साथ ऐसा हुआ है तो हिंदू बोल देना क्या गुनाह हो गया राजकुमार भाटी जी? गलत नरेशन मैं नहीं दे रहा हूं, गलत नरेशन देने की कोशिश आप कर रही हैं। और आप पिछले शो में भी आप मुझसे नाराज हुई थी, अभी संजय सरकार भी इस बात पे ऐतराज कर रहे थे। आप अपना ये शो बाद में इसकी रिकॉर्डिंग देखना। जब बीजेपी के प्रवक्ता और बीजेपी के समर्थक बोलते हो तो आप बिल्कुल शांत होकर ऐसा सुनती हैं जैसे मुरारी बापू की कथा हो रही हो, और हमें आप हर वक्त पर टोकती हैं और उपदेश देती हैं। अब इतनी देर मैं नहीं बोला जितनी देर आपने मुझे उपदेश दे दिया। देना पड़ता मैंने है, जो कहा है, अगर मैं हिंदुओं मैंने जो कहा है सर, तो आप लोगों को न जाने क्यों चढ़ा नहीं, इसलिए नहीं देना पड़ता। मैं हिंदू मुसलमान नहीं करती हूँ राजकुमार भाटी जी, लेकिन अगर गरीब महिलाओं को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है तो मैं सवाल पूछूंगी, वो हिंदू रहें किसी और वर्ग से ताल्लुक रखें। राजकुमार भाटी जी, अगर आपको मेरे बोलने पर आपत्ति हो रही है तो भी मैं सवाल पूछती रहूंगी। आप एंकर को टारगेट करने की बजाय आप मुद्दे पर आइए ना। वो तस्वीरें दिखाइए, रेलवे स्टेशन पर हिंदू वर्ग की महिलाएं हैं, तो मैं कैसे बोल दूं कि ये कौन सी महिलाएं हैं? ये मुस्लिम वर्ग की महिलाएं नहीं हैं। इनका बयान है मेरे पास। इन लोगों की ओर से कहा गया है हिंदू होने की वजह से हमारे घरों पर हमले किए गए। अब मैं क्या उसको गलत तरीके से आप तक पहुंचाऊं ताकि राजकुमार भाटी को बहुत पसंद आ जाए? आपकी पसंद के हिसाब से एंकर थोड़ी ना यहां पर बात करेगी। अगर आप खुद को एंकर कह रही हैं तो आपको हमें बोलने देना चाहिए। बोलिए सर, बोलिए। आप सवाल पूछने के बाद एंकर को शांत हो जाना चाहिए और जिससे सवाल उठाएंगे तो मुझे जिससे सवाल पूछा गया उसे बोलने देना चाहिए। बीजेपी पर जवाब दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। मैंने सवाल तब उठाया है जब आपने मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। मैंने ये बोला था और मैंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला। जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, शांति के साथ बोलता हूं, कभी अपशब्द या गलत शब्द बोलता नहीं हूं। मैंने ये बोला है शांति कायम करने की पहली जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, लेकिन सामाजिक तनाव के समय विपक्ष की भी जिम्मेदारी होती है। जिस तरह के भड़काऊ बयान बीजेपी के लोग दे रहे हैं उससे इनकी नीयत पर संदेह होता है कि ये भड़का रहे हैं, आग को भड़का रहे हैं। इस बात पे आप नाराज हुई और आपने मुझे उपदेश देना शुरू कर दिया। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं आपके ऊपर उंगली क्यों ना उठाऊं? अगर आप ये रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे चित्रा जी, मैं गारंटी से कहता हूं आपको शर्म आएगी कि आप जिस तरह हमें टोक रही हैं राजकुमार वो गलत है। आपको आनी चाहिए। पत्रकारिता की नैतिकता में, आचार संहिता में नहीं आता। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है राजकुमार भाटी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं। अगर आप प्रेम शुक्ला बनना चाह रही हैं तो बन जाएं। आप बहुत ज्यादा व्यक्तिगत हो रहे हैं राजकुमार भाटी जी। मुझे लगता है कि थोड़ा नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। शर्म आनी चाहिए। आप व्यक्तिगत हो रही हैं। सर मुझे याद रहता है मैंने अपने शो में क्या बोला है। राजकुमार भाटी जी, अगर हिंदू शब्द बोल देना गुनाह हो गया है क्या इस देश में? व्यक्तिगत नहीं हो रही हूं मैं। मैंने पलट कर सवाल पूछा, न जाने आपको इतनी चिढ़ क्यों हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो गाड़ियां चलाई गई हैं पुलिस वालों की है, घरों में तोड़फोड़ की गई है वो हिंदुओं की है। एक वर्ग आता है, उठकर तोड़फोड़ करता है, चला जाता है। आप छोड़िए वो सब बातें। मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आप सुनिए। सुकांता मजुमदार है अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के। वो कह रहे हैं हम चंदन दास और उनके पिता को याद करने के लिए आज पूरे देश में हिंदू शहीद दिवस मनाने जा रहे हैं। हिंसा में मुस्लिम दंगाइयों ने चंदन दास और उनके पिता की हत्या कर दी थी। मुर्शिदाबाद में एक समुदाय दूसरे समुदाय का जातीय सफाया कर रहा है। यह उनका बयान है, उनके बयान पर बोलिए आप। और चंदन दास और उनके जो पिता हैं, अब वो जिस हिंदू धर्म से ताल्लुक रखेंगे तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कहूंगी ना राजकुमार भाटी जी। और प्लीज मुझ पर व्यक्तिगत होना छोड़ दीजिए, मैं खुद नहीं टोकती हूं आपको। आप अपनी बात कह लीजिए, बाकी लोग भी इंतजार में हैं। चैनल एंकर पे डिबेट करने के लिए नहीं बुलाया है। जिन लोगों को घर बार छोड़कर दूसरे राज्यों में शरण लेनी पड़ रही है उनको बुलाया है, उनके बारे में डिस्कशन करना है राजकुमार भाटी जी। और थोड़ी सी संवेदनशीलता मैं उम्मीद करती हूं कि आप जरूर दिखाएंगे। चित्रा त्रिपाठी बड़ा मुद्दा नहीं है,
बड़ा मुद्दा है बंगाल से पलायन और वहां पर हो रही हिंसा। मैंने देखिए, मुद्दा आपने खुद को आपने बनाया, मैंने नहीं बनाया। मैं तो आपके ऊपर एक भी शब्द बोल ही नहीं रहा था। मैं तो बीजेपी के खिलाफ बोल रहा था। मैं तो बीजेपी की नीयत को बता रहा था, बीजेपी की पोल खोल रहा था। लेकिन अब हमें रोजाना देखने को पड़ता है कि जब हम बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं हम डिस्टर्ब। जब आप मीडिया पर आए हैं उसके बाद मैंने अपनी बात कही है। नहीं, मैं क्लियर कर दूं। बीजेपी को आप जो मन वो बोलिए, आप मीडिया को बोलेंगे या मुझे बोलेंगे सर, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। प्लीज राजकुमार भाटी जी, अपना दायरा लक्ष्मण रेखा आप भी पहचानिए, अपनी लक्ष्मण रेखा मैं भी पहचानूंगी। जिस तरह लगातार आप व्यक्तिगत बनाए दे रही हैं डिबेट को और आप अपने अहंकार को आड़े ला रही हैं, उससे आपके शो का भी नुकसान हो रहा है और मुद्दे पर बात नहीं हो पा रही है। हमें ज़्यादा इशू है ही नहीं, आपसे ज़्यादा इशू नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो संजय सरकार ने आरोप लगाया कि ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हो रही है इसके पीछे बीजेपी का षड्यंत्र है। बीजेपी क्योंकि चुनाव नज़दीक है, पश्चिम बंगाल सरकार को बदनाम करने के लिए बीजेपी ये दंगे करा रही है, झगड़े करा रही है। और इसमें हम इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि यही प्रयोग हम उत्तर प्रदेश में 2013 में देख चुके हैं। बीजेपी और आरएसएस ने आपके पास आऊंगी, ठीक है। बीजेपी और आरएसएस ने आखिरी वाक्य आखिरी वाक्य सुन ले मेरा, कृपया आखिरी वाक्य मेरा बोलिए, कृपया मेरा आखिरी वाक्य सुन ले, कृपया आखिरी वाक्य सुन ले मेरा। चित्रा जी कृपया आखिरी वाक्य सुन ले। बीजेपी और आरएसएस ने जिस तरह उत्तर प्रदेश में 2013 में सुनियोजित तरीके से दंगे कराए थे और उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया, समाजवादी पार्टी को बदनाम किया, ऐसे प्रयोग बीजेपी आरएसएस करती रहती। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, कृपा करके मुझे बताइए, मुर्शिदाबाद में चंदन दास पर जो हमला किया गया, हरगोविंद दास को जो निर्ममता से खींचकर मारा गया, उनको क्यों मारा गया? क्योंकि वो हिंदू थे। किसने मारा? मुस्लिम दंगाइयों की भीड़ ने मारा। क्यों मारा भाई उनको? अगर वो हिंदू दलित नहीं होते तो उनकी हत्या होती क्या? जो हिंदू निवासी हैं उनके जलाशयों में जहर क्यों डाला गया और किसने डाला? मुसलमानों की भीड़ ने डाला। क्यों डाला? क्योंकि हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर करना है, निर्वासित करना है। अब हम हिंदू की बात भी नहीं करें क्योंकि सेकुलर राजकुमार भाटी जी को बड़ी पीड़ा हो जाएगी। हिंदू मारा जाए, हिंदुओं का मकान जला दिया जाए, हिंदुओं की महिलाओं पर बलात्कार कर दिया जाए, लेकिन आप बोलिए मत। ये जो है मुगलिया शासन चल रहा है। आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? वो सवाल पूछ रहे थे, इसका आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद में जाऊंगी शादाब शाम जी के पास। आप मुसलमानों की बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे बताइए ना, आप चित्रा जी मुझे बताइए। हाँ, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है। नहीं, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदुओं ने मुसलमानों पे कहीं हमला किया? बंगाल में मुझे वो घटना बताइए जहां हिंदू जो है, कहीं मुसलमान अल्पसंख्यक रहते हो और हिंदुओं ने उनके घर जलाए। कहीं जलाया? कहीं मुसलमानों की महिलाओं पर बलात्कार किया? कहीं हिंदुओं ने जो है मुसलमानों की मॉब लिंचिंग की? कहीं हिंदुओं ने मुसलमानों के जलाशयों में जहर मिला? कहीं मिलाया हो तो बताइए, मैं बोलने को तैयार हूं। मैं तैयार हूं बोलने के लिए, लेकिन एक बताइए तो। हिंदुओं के कह रहे ना भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत बयानी कर रहे हैं, उन भड़काऊ बयान दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर भड़क कर किसी हिंदू ने किसी मुसलमान पर हाथ उठाया, हथियार उठाया? एक घटना नहीं है। घटना क्या है? घटना यह है कि सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है, जो मंत्री है, ममता बनर्जी की सरकार का मंत्री। राजकुमार भाटी जी जरा संवेदना देखिए, सुनिए जरा, संवेदना इस पर प्रकट कीजिए कि सिद्दीकुल्ला चौधरी कहता है कि हम जब चाहेंगे तब कलकत्ता को ठप कर देंगे। हम जो है मूड़ी खाकर जो है, ठीक है, खड़े होंगे और 10,000 शादाब शाम जी आपके भी पास आना है, ठीक है। 50 नाके जब और जुनैद हारिस जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। राजकुमार भाटी जी से जल्दी से जवाब दे देती हूँ। एक बार भाटी साहब जवाब देना चाह रहे हैं। राजकुमार भाटी जी, संजय सरकार जी हम मैं सबसे आखिर में आपके पास आ जाऊंगी। मैं केवल इतना बिल्कुल नहीं बोल पाए हैं हमारे। मैं केवल 2 वाक्य बोलना चाहता हूं चित्रा जी, केवल 2 वाक्य बोलना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं कि हिंदू मारे गए हैं, मुसलमानों ने मारे हैं। अगर प्रेम शुक्ला जी के अंदर जरा सी भी इंसानियत होती तो इंसान मारे गए, पहले वो इंसान है जो मरे हैं। लाशों में भी हिंदू मुसलमान देखोगे। दूसरी बात आपने कहा कि हिंदुओं ने कहा मुसलमानों के साथ रेप किया, कहा हमले किया? बिल्किस बानो के साथ रेप किसने किया था? बताइए ना। अब बीच में नहीं चिल्ला रहा। गुजरात में 2000 मुसलमान मारे गए थे। हमने कभी नहीं कहा कि हिंदुओं ने मारे हैं। हमने कहा बीजेपी आरएसएस
के कार्यकर्ताओं ने मारे। 2000 मुसलमान मारे हमने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया। 2000 मुसलमान गुजरात में मारे, कार्यकर्ताओं वो बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने मारे थे, हिंदुओं ने नहीं मारे थे, हिंदुओं ने नहीं मारे थे। हिंदू मुसलमान मत करिए, हिंदू मुसलमान मत करिए। ठीक है, हिंदुओं की हत्या आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, गैर जिम्मेदारी की। बिल्किस बानो के साथ रेप किसने किया था? बिल्किस बानो के साथ रेप किसी पाकिस्तानी ने किया था? जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। लश्कर तोयबा के आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं, आप भड़काऊ बात कर रहे हैं, मुसलमानों ने किया, आप सांप्रदायिक फैला रहे हैं, मुसलमानों ने मारा। गैर जिम्मेदारी आप बात कर रहे हैं, आप गैर जिम्मेदारी आप फैला रहे बयान दे हैं, रहे हैं। आप हत्यारे जिहादियों का जो है पक्ष ले रहे हैं, आप जिहादियों का पक्ष ले रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए दो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ एबीपी न्यूज के आए हुए हैं, उनके पास मैं बिल्कुल नहीं जा पाई हूँ। शादाब शम्स जी माफी के साथ और जुनैद हारिस, आप दोनों आप लोग आधे घंटे से बैठे हुए लगातार। शादाब शम्स जी, अब कैसे समझाएंगे? बंगाल जल रहा है, ममता बनर्जी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि हिंसा अगर हो रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से। आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं, मुस्लिमों का एक बड़ा तबका है जो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है कि ये हमारे हक के लिए लाया गया कानून है, कैसे समझाएंगे उन्हें? देखिए चित्रा, ऐसा नहीं है कि मुसलमान स्वीकार नहीं कर रहा है। मैंने डे 1 से मैं अपने स्टैंड पे खड़ा हूँ कि जो विरोध करने वाले लोग हैं ये मुसलमान नहीं हैं, ये पॉलिटिकल मुसलमान हैं। ये वही गुंडे हैं जो जब ममता बनर्जी के जब चुनाव होता है तब भी सांप्रदायिक हिंसा ये लोग करते हैं। आज इनको बहाना मिल गया, ये गोल टोपी का सहारा ले रहे हैं, और ये गोल टोपी का सहारा लेकर ये वही हैं टीएमसी के कार्यकर्ता जो हमेशा से, जिनके नेचर में ये एग्रेशन है और वो लगातार इस एग्रेशन का फ़ायदा पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हिंदू मुसलमान करके शायद हम दीदी को एज दे रहे हैं, क्योंकि यही वो चाहती हैं और इसीलिए वो बहुत सॉफ्ट खेल रही हैं। जो लोग मारे गए, चाहे हरगोविंद दास जी हों, चाहे चंदन दास हो, चाहे एजाज अहमद शेख हो, ये जो तीनों लोग जिनकी भीड़ के बीच में जो दिक्कतें आई, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये कहीं से कहीं तक भी ना भारत के लिए अच्छा है ना पश्चिम बंगाल के लिए अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर में ममता दीदी पूरी तरह से फेल हैं, और जो भू माफिया और वक्फ माफिया है, जो वो चाहता था उसके मन का हो रहा है। वो यही चाहता था कि पश्चिम बंगाल जले और दिखाई दे कि गोल टोपी वाले मुसलमान जला रहे हैं, और इनके अंदर वक्फ को लेके बहुत गुस्सा है, जबकि आम मुसलमान इस इंतजार में खड़ा है कि मेरे लिए ये उम्मीद वाला एक्ट आ जाए तो मेरी दिक्कतें दूर हो जाए। गोल टोपी वाले कौन लोग हैं? ये मैंने वही बोला, आए हैं? ये सब पॉलिटिकल, जो विरोध कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, दंगा फैला रहे हैं। बिल्कुल, ये वही पॉलिटिकल कार्यकर्ता हैं दीदी के, जिन्होंने पिछले चुनाव में बंगाल में नंगा नाच किया था। ये वही लोग हैं जो ज़रूरत आप देखिए ना, पूरा वक्फ माफिया, वहाँ के गरीब मुसलमानों का हाल देखिए। एक कपड़े में मैं पश्चिम बंगाल गया हूँ, मुर्शिदाबाद गया हूँ, बशीरहाट गया हूँ, तमाम जगह मेरी देखी हुई है कैसे लकड़ी के पुल आज भी वहाँ मौजूद हैं, कैसे एक साड़ी के अंदर, बारीक सी पतली सी साड़ी जिसमें बदन के अंदर के एक एक अंग दिखाई देता हो, उसके अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं लोग। ये हाल है मुसलमान का जिसके पास 9 लाख एकड़ हेक्टेयर भूमि है। ये क्या हालात हैं, वो उसी हमें इस हिंदू मुस्लिम में उलझा के दीदी अपना रास्ता साफ करना चाहती हैं कि कहीं हमदर्दी में वोट मिल जाए, वो दूसरों पे अटैक कर दें। और संजय सरकार साहब, चाहे आप हरे कपड़े पहन के बैठ जाएं, हरे कपड़े पहन के बैठने से आप संदेश तो दे सकते हैं कि आप मुसलमानों के साथ है। अरे दम है तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के सामने साथ आइए ना, झंडे के साथ आइए। गोल टोपी अपने कार्यकर्ताओं को पिनाकर क्यों सामने आके जो ईमानदार मुसलमान भी है उन्हें भी क्यों बदनाम कर रहे हैं? उस गरीब मुसलमान जो वाकई सदके ज़कात खैरात का मुस्तहिक है, क्यों से बदनाम कर रहे हैं? अरे आइए ना, फ्लैग से हटा सकते हैं क्या? आइए ना सामने, अपने बैनर पे आइए ना। से इंडिया के फ्लैग से आप हरा हटा सकते हैं? अरे हम कहां हटाने को कह रहे हैं? हम तो कह रहे हैं आप आइए, अपनी पहचान से क्यों छुपा रहे हैं? अपनी हटा सकते हैं इंडिया के फ्लैग से? सरकार में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपको, हम कह रहे हैं अपनी पहचान के साथ आगे आइए ना। आप घबरा क्यों रहे हैं संजय भाई? आपके कार्यकर्ता गोल टोपी उतार कर अपना झंडा लें, अपनी टोपी लगाएं, अपने दम पे आगे आओ ना। मुसलमानों का वोट लेने का दम रखते हो, बड़े भाषण दे रहे हैं। आपको मतलब अगर मुसलमान के हिमायत के लिए आपको दिन में अगर कुछ भी जिंदा रहते थे तो आप मुसलमान के लिए काम करते थे, पेन देते थे, कलम देते थे, जमीन देते थे, क्यों बेवकूफ पढ़ाई लिखाई कराते, लेकिन आप कुछ नहीं कराते, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? कुछ नहीं कर सकते आप। वो गुंडागर्दी तो आप जिसको साथ में वो गुंडागर्दी करते रहते हैं। मुसलमान माफ नहीं करेगा आपको, हम माफिया का साथ नहीं करेगा, गरीब हम नहीं दे रहे हैं, उसका शोषण कर रहे हैं आप। ये हरे कपड़े पहन मुसलमान को पैसे खा के तो बैठ गया है। ये नाटक आप
मुसलमान को साथ में, मुसलमान को सब पैसा, मुसलमान को पैसा खाकर तो बैठ गया है। टोपी का आप पैसा खाकर मुसलमान को सामने जा नहीं पाते हैं ना, मुसलमान को सामने आपको जाने का हिम्मत है। आप तो बीजेपी के एक दलाल आदमी है। अरे और बीजेपी को दलाली करके आपको 2 वक्त की रोटी मिलता है। जब तक बीजेपी का दलाल आप बीजेपी का दलाल नहीं करेंगे तो 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगा। तो आपको शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। पता नहीं कहां से आप लोग लेकर आते हैं ऐसे शब्द। परिवार के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ लोग देख रहे होंगे, ऐसे शब्द अगर आप बोलेंगे। यहाँ पर डिबेट हो रही है सड़क चाप भाषा को लेकर। यहाँ पर आगे प्लीज सर 1 सेकंड। अब जुनैद हारिस जी माफी के साथ आप इतने देर से बैठे हुए हैं। मेरा ये सवाल है, ममता बनर्जी जब इस बात का जिक्र करती हैं कि बंगाल में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर ही ये संसद ने जो कानून पारित कर दिया है उसको आपको लागू कराना ही होगा। क्या डबल गेम खेल रही है यहाँ पर ममता बनर्जी? और साथ ही ये दंगाइयों को लेकर जिस तरह की सियासत चल रही है उस पर भी आपकी टिप्पणी। सबसे पहले तो मैं ये जो दंगे फसाद हैं मैं इस पर मैं बात कर लूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। अभी प्रेम शुक्ला जी उसे हिंदू और मुसलमान की नज़र से देख रहे थे, अभी शादाब शम्स साहब उसे गोल टोपी और हरे रंग के कपड़े से भी देख रहे थे। मैं बिल्कुल बड़े वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा हूँ कि मैं नहीं जानता कि आप इस वक्त हमें मुसलमान समझते हैं या हिंदू समझते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ ये जो जलते हुए घर हैं और ये जो उजड़े हुए बस्तियां हैं और ये जो स्टेशनों पर नज़र आने वाले लोग हैं, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। मैं हिंदुस्तानी हूँ और इस हवाले से हिंदू और मुसलमान की नज़र से नहीं, जुल्म किसी पर भी हो, हम जालिम के मुखालिफ हैं और मजलूम के हम साथी हैं। रह गई बात, ये हमें बहुत अफसोस होता है कि ये लड़ाई तो हिंदू मुसलमान है ही नहीं, ये लड़ाई तो गवर्नमेंट ने जुल्म किया है एक ख़ास तबके पर। वक्फ की ज़मीन, वक्फ की जायदाद मुसलमान अपने अल्लाह को खुश करने के लिए देता है, जिसका इंतज़ाम उसके हाथ में नहीं है। अब जाहिर से बात है उसमें खुर्द बुर्द इससे पहले की सरकारों ने भी किया है। हमारी पहली डिमांड ये है कि इससे पहले की सरकारों ने जिन ज़मीनों पर कब्ज़ा किया, जिन ज़मीनों को बेचा, जिन ज़मीनों को दूसरों को दिया, गवर्नमेंट को तो मुसलमानों के फेवर में ये कानून लाना चाहिए था कि वो कैसे वापस आएंगी। ये उल्टा इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। मैं बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहूँ, मैं तो उसके साथ खड़ा नजर आऊँगा अगर गवर्नमेंट ऐसा करना शुरू कर दे तो। और मैं ये बात वक्फ के हवाले से सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, जिन हिंदू मंदिरों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़मीनों पर दूसरों ने कब्जा कर रखा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपके सामने कि भगवान जगन्नाथ के पास मैं बता दूं कि 60,426 एकड़ ज़मीन है, इसमें 974 ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा है। मैं उनके ख़िलाफ़ भी हूं, जैसे कि वक्फ की ज़मीनों पर कब्ज़ा है। गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करे ना, गवर्नमेंट नहीं, इसके लिए कोई सज़ा का प्रोविज़न जो पहले से था सज़ा की बात कर रहे हैं आपको। अच्छा जुनैद भाई एक बात, मेरी बात आने दीजिए, बात कंप्लीट कर तो लीजिए सर, कंप्लीट करने दीजिए, मैं भूल जाऊंगा आपकी। इधर सुनिए, आप भाग नहीं सकते ना, बार बार होता है कि आप भाग जाते। आपने कहा सजा का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था तो सजा आपको मालूम है अब 7 साल से कम पे बेलेबल ऑफेंस है, वो हैंड टू हैंड मुचलके पे बाहर हो जाता है और आज तक किसी को सजा हुई नहीं उस ऑफेंस में। क्यों झूठ बोल के जनता को गुमराह कर रहे हैं इस मुद्दे पे? लगातार बोल रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने इंटरवीन किया बीच में, लेकिन मत बोलिए ना झूठ। इसलिए मना किया क्योंकि उसमें वैसे मुचलके पे आउट हो जाना, और 75 साल में आप किसी को सजा नहीं दिला पाए। इसलिए बार बार कानून में अगर कोई कमी है जायज होगी तो स्वीकारेंगे, झूठ मत बोलिए। उनकी बात पूरी हो जाए। हारिस जी जी, ये कह रहे हैं कि सजा नहीं दिला पाए। मैं पहले से कहता चला आ रहा हूं कि इससे पहले की सरकारों ने मुसलमानों की इन जमीनों के साथ वही रवैया अख्तियार किया कि जैसे किसी का हाथ काट दिया गया हो, लेकिन ये गवर्नमेंट हाथ के साथ साथ गर्दन काट रही है। से अब अज्यूम नहीं करके बोलेंगे, आप बताइए कैसे? आप बोलने नहीं दे रहे हैं ना, अब मैं बता तो रहा हूं। भाई अज्यूम मत कीजिए ना, आप शक करके बैठ गए, इसका इलाज तो लुकमान हुकुम के हकीम के पास भी नहीं था। आप मुझे पहले से ही शक करके बैठ गए। दें आप कितना भड़का रहे हैं, आप कह रहे हैं गर्दन ही काट रही है सरकार। जी जी जी, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं। इजाजत दे दें तो मैं आपके सामने कुछ नहीं, आप इजाजत पूरी ले लीजिए सर, आपको बोलने के लिए बुलाया। 100 से ज्यादा सांसदों ने लोकसभा और राज्यसभा में जिस मुद्दे पर बहस की हो, जिसको लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ हो, जिसको लेकर 20 से ज्यादा मामले देश की सर्वोच्च अदालत में हो, आज बकायदा उस पर सुनवाई भी हुई है। संविधान के जिन आर्टिकल का हवाला आप लोगों की ओर से दिया जा रहा था कि इस पर हमला हो रहा है, सीजीआई ने आज उसको लेकर भी टिप्पणी की है।
और फिर आप कह रहे हैं गला ही काट रही है आप सरकार। आपको एक चीज बता दूं, जेपीसी इसके लिए आपने बहुत अहम बात उठाई कि जेपीसी इसके लिए तैयार किए गए और जेपीसी के जो स्टेक होल्डर्स थे, जो उसमें लोग शामिल थे, उन्होंने जिन पॉइंट्स को उठाया था, जो एतराजात किए थे, वो नहीं माना गया है। जेपीसी के मेंबर्स के साथ आप ये बात करके देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा। और इसी वजह से उनको सड़क पर उतरना पड़ा और सड़क पर उतर करके उनको ये बात करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले सड़कों पे उतर के जानबूझ के ड्रामा शुरू कर दिया। आपको यकीन ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ना आपको न्यायपालिका पे यकीन, ना आपको संसद पे यकीन, ना देश की संवैधानिक सिस्टम पे यकीन। अरे कहां जाएं? पहले से ये ऐलान हो गया जला दो, अभी जजमेंट आया नहीं, बंगाल जल रहा है। क्या चाह क्या रहे हो आप? क्या देश जलाना चाहते हो? आम मुसलमान के नाम पे गुंडागिर्दी बंद कर दीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। गरीब मुसलमान को बदनाम मत कीजिए। राजीव रंजन से एक टिप्पणी ले लेनी है। राजीव रंजन जी आ रही हूँ जल्दी से जुनैद हारिस। देखिए ऐसा है कि आप बीच में जब आप ऐसे रोकेंगे तो बात तो नहीं हो पाएगी, लेकिन एकदम भी बिल्कुल क्लियर है कि आप ये बता दीजिए, मैं एक दो चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। जिस तरीके से बंगाल की गवर्नमेंट ने अपने नहीं लागू करने की बात की, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ का बताइए ना, वक्त पे दिक्कत क्या है जो बंगाल जल रहा है? अच्छा मैं बोल सकता हूँ या बोलिए नहीं? ना सर, इधर की बात आप बंगाल या तो जाएंगे। शादाब शमसाब को एंकर बना, मेरे पास समय नहीं है, मैं कैसे बात करूंगी? इन्हीं को एंकर बना देना। बगल में बैठे हुए हैं, मैं कैसे रोक सकती हूँ? आप ही बगल में बैठा के रोक सकते हैं उनको। अपनी बात जल्दी से पूरी कीजिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी यही बात की कि हम अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कानून की तरफ से अगर कोई गलत चीज़ मुसलमान समझते हैं कि उनके खिलाफ आ गई है, तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि इसके खिलाफ दंगा करें, उसके खिलाफ सड़क पर जलाएं घरों को दूसरों को। और ये हिंदू और मुसलमान का इशू ही नहीं है, ये गवर्नमेंट का जुल्म है जो कि पब्लिक के खिलाफ है, जिसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सीजीआई की ओर से आज कोई दिशा निर्देश तो नहीं दिए गए, लेकिन उन्होंने एक टिप्पणी की है कि दिल्ली हाईकोर्ट को भी वक्फ की संपत्ति बताया जाता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसको लेकर आगे क्या होगा देखना दिलचस्प रहेगा। एक क्लोजिंग कमेंट राजीव रंजन जी जल्दी से आपका। देखिए मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रतिरोध करना, प्रतिवाद करना आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जिस तरह की हिंसा भड़काई गई और निसंदेह ये पश्चिम बंगाल के होने वाले चुनाव को ध्यान में रखकर अपनी असफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने के लिए ममता जी ने पूरे बंगाल को आज ज्वालामुखी के कगार पर पहुंचा दिया है। इसका नुकसान बहुत बड़ा हुआ है और ये बहुत आसानी से मिटने वाला ये फासला नहीं होगा। और इसके लिए जो लोग भी इस पाप में शामिल हैं, जो लोग भी उन्हें समर्थन दे रहे हैं, वो बड़ी बेईमानी कर रहे हैं। या तो आपका कानून में यकीन नहीं है, अगर कानून में यकीन नहीं है तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये याचिकाएं विचाराधीन है तो फिर बार बार ये अन्याय, मुसलमानों के साथ जुल्म, ये कहकर के आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। अब आगे आने वाले वक्त में देश की सर्वोच्च अदालत इस पूरे मामले में क्या दिशा निर्देश देती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ महादंगल का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर जैसे जैसे समय गुजरेगा, सुनवाई आगे बढ़ेगी देश की सर्वोच्च अदालत में, वैसे वैसे बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सामने आएंगे और उससे साफ हो पाएगा कि वक्फ कानून को लेकर आखिर कोर्ट का रुख क्या है और सोच क्या है। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सुनवाई के दौरान दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। वक्फ कानून संवैधानिक है या नहीं, इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन वक्फ कानून को लेकर जो भड़काऊ बयान दिए गए हैं, इसका नतीजा पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। लगातार वहां हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। मुर्शिदाबाद में हिंसा की जिस तरह की कहानियां और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो दर्दनाक हैं, भयावह हैं। कानून व्यवस्था को लागू करने का जिम्मा पूरी तरह से ममता सरकार के हाथ में है, उनके पास है। लेकिन आंदोलन की शुरुआत से ही बंगाल की पुलिस हिंसा करने वाली भीड़ के आगे बेबस दिखाई दे रही थी। यही वजह है कि बाद के दिनों में दंगा करने वालों के हौसले बढ़ते चले गए। सैकड़ों लोगों को इस हिंसा की वजह से पलायन करना पड़ा। डर के साए में मुर्शिदाबाद में लोग रह रहे हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने के बदले ममता बनर्जी कोलकाता में बैठकर दंगे के नाम पर ब्लेम गेम खेल रही हैं। वो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताती हैं, लेकिन मुर्शिदाबाद में हत्या और पलायन पर घनघोर चुप्पी साध ले जाती हैं। अब इस तरह का जो दोहरा चरित्र है, वो राज्य को लेकर कैसे आगे बढ़ेगा, ये बड़ा सवाल है। उम्मीद यही कि जल्द से जल्द दंगाइयों पर लगाम लगाई जाए ताकि राज्य में शांति आ पाए। आगे क्या बनेगी परिस्थिति, उस पर बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।